न्यूज 18 मेगा ओपिनियन पोल में आज दूसरे दिन आपका स्वागत है। कल हमने आपको 9 राज्यों की तस्वीर बताई थी और आज फिर से हम आपको बाकी 12 राज्यों की तस्वीर बताएंगे। 21 राज्य कुल होंगे। कल आपने देखा था बिहार, यूपी, एमपी, हरियाणा समेत 9 राज्यों का मूड, और आज हम आपको बताएंगे 12 दूसरे राज्यों का मन। अभी तक हमारे पास आ चुके हैं 7 और राज्यों के पोल: कर्नाटक, असम, राजस्थान, तेलंगाना और उत्तराखंड, साथ ही साथ उड़ीसा और छत्तीसगढ़ का भी प्री पोल सर्वे आ चुका है। और आज ही पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, गुजरात, आंध्र प्रदेश और झारखंड के नंबर भी आएंगे। आपको बता दें कि 21 राज्यों में करीब 1,18,000 लोगों के सैंपल साइज के साथ न्यूज़ 18 का ये मेगा ओपिनियन पोल किया गया है, जो अब तक का सबसे बड़ा ओपिनियन पोल सर्वे है, प्री पोल ओपिनियन सर्वे है। तो सबसे शुरुआत में बताते हैं कर्नाटक के नतीजे। 28 सीटें हैं वहां कुल। यहां एनडीए के खाते में जाती हुई दिख रही हैं 25 सीटें इंडिया गठबंधन के हिस्से, 3 सीटें। वोट शेयर 58% एनडीए का और इंडिया का वोट शेयर 35%। अदर 7% वोट जरूर कट कर रहे हैं, लेकिन उनके हिस्से में कोई सीट नहीं आई है। तो कल जो ट्रेंड हम देख रहे थे वो ट्रेंड कंटिन्यू कर रहा है। कल भी हमने देखा था कि केरल और तमिलनाडु में भी इनरोड्स किया है एनडीए ने, और ये एनडीए के नतीजे। असम से 12 सीटें वहाँ पर एनडीए को जाती हुई और 2 सीटें अन्य के खाते में, लेकिन इंडिया गठबंधन वहाँ पर यानी कांग्रेस असम में कोई सीट हासिल नहीं कर रही है और 14 सीटें असम में है। इसके बाद ये नतीजे राजस्थान की कुल 25 सीटें हैं और 25 की 25 सीटें एनडीए के खाते में 61% वोट शेयर के साथ। इंडिया को 33% वोट्स मिल रहे हैं, लेकिन सीटों में कन्वर्ट नहीं हो रहे हैं। और ये 17 सीटों वाला तेलंगाना, यहाँ पर एनडीए यानी बीजेपी और उसके एलाइज को 28% वोट और 8 सीटें मिलने का अनुमान दिखाई दे रहा है। सर्वे के मुताबिक इंडिया के हिस्से 6 और बीआरएस, जो कि ना एनडीए में है ना इंडिया में, उसके हिस्से 2 सीटें, 1 सीट अन्य के खाते में। तो काफ़ी एक बटी हुई सी तस्वीर तेलंगाना की। और उत्तराखंड, यहाँ 5 की 5 सीटें एक बार फिर से एनडीए के खाते में 62% वोट शेयर के साथ। तो ये तस्वीर आज की। और उड़ीसा, 21 सीटों वाला उड़ीसा, यहाँ 13 सीटें जा रही हैं एनडीए के खाते में और 8 सीटें बीजेडी के हिस्से में। यानी यहाँ भी इंडिया गठबंधन के हिस्से एक भी सीट नहीं आ रही है, खाता नहीं खुल रहा है। और इसके बाद ये छत्तीसगढ़ 11 सीटें, 10 सीटें एनडीए को यानी बीजेपी को और 1 सीट वहाँ इंडिया गठबंधन को यानी कांग्रेस को, जो वहाँ पर मौजूदगी सीधी टक्कर आप देखते हैं बीजेपी और कांग्रेस के बीच। और ये एक आप देखिए संपूर्ण तस्वीर जो कल हमने आपको 9 राज्य दिखाए थे। बिहार, जहाँ पर एनडीए को 38, इंडिया 2। केरल, यहाँ पहली बार केरल में एनडीए गठबंधन यानी सीधे तौर पर बीजेपी, 2 सीटें वहाँ पर उनके हाथे में जाती हुई दिखाई दे रही हैं। मध्य प्रदेश में 29 में से 28 सीटें, तमिलनाडु में 39 में 5 सीटें जो जा रही है। पहली बार तमिलनाडु में भी ऐसा हो रहा है। और ये आज की तस्वीर, जो आज राज्य जुड़े हैं, अभी तक 7 राज्य और इसके अलावा और भी 5 राज्य जुड़ेंगे। इसमें कर्नाटक में आपने इससे पहले मैंने आपको बताया 28 में 25, 14 में 12 असम में, तेलंगाना में भी 8 सीटें बीजेपी या एनडीए के खाते में, राजस्थान में 25 की 25, उत्तराखंड में 5 की 5, उड़ीसा में 21 में से 13 सीटें एनडीए के खाते में और 8 सीटें जो है वो अदर्स के खाते में दिख रही हैं। ये बीजेडी की सीटें हैं। छत्तीसगढ़ में 10 सीटें आ रही हैं, 11 में से 10 सीटें एनडीए के खाते में आ रही हैं। कुल मिलाकर अभी तक 363 लोकसभा सीटों की कहानी सामने आई है न्यूज़ 18 के मेगा ओपिनियन पोल में। इन 363 सीटों में 272 सीटें सीधे सीधे एनडीए गठबंधन को जा रही है, यानी कि बहुमत का आंकड़ा एनडीए यहीं छू रहा है इस सर्वे के मुताबिक। इसके अलावा इंडिया गठबंधन को सिर्फ 71 सीटें यहाँ पर मिलती हुई दिखाई दे रही हैं और अन्य के खाते में, यानी जो ना इंडिया में है ना एनडीए में है, उसमें 20 है, जबकि उसमें आप देख सकते हैं कि एक बड़ा जो आंकड़ा है वो उड़ीसा से 8 सीटें
बीजेडी को जा रही है। तो ये है अभी तक की तस्वीर और अब आपको इस पर थोड़ा विश्लेषण करते हैं और समझते हैं इसको। हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक सज्जन कुमार सिंह जुड़ गए हैं। सज्जन जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। कल से आप हिस्सा ले रहे हैं, हमारे ओपिनियन पोल पर अपनी राय रख रहे हैं। अब जबकि हमारे सामने 363 का आंकड़ा है और दक्षिण में हम देख रहे हैं कर्नाटक के नतीजे और तेलंगाना के नतीजे। कर्नाटक में बीजेपी एक बहुत ही अच्छी स्थिति में 25 सीटें 28 में और तेलंगाना में भी 8 सीटें। आप कैसे देखते हैं इसको, इस ओपिनियन पोल सर्वे के रिजल्ट्स को? देखिए, इसमें क्लियरली बीजेपी का जो एक पहले ही साइकोलॉजिकल वॉर है कि जीत नहीं, जीत का मार्जिन की तरफ वो देख रहे हैं कि कितने बड़े मार्जिन से जीतते हैं। तो निश्चित तौर पे आप देखें कि इसमें दक्षिण के जो राज्य हैं उसमें बीजेपी कर्नाटक में अपना डोमिनेंस बरकरार रख रही है, 28 में 25 सीट। तेलंगाना में आप देखिए 4 से 8 सीट की तरफ जा रहे हैं, काफी बढ़ोतरी है। और निश्चित तौर पे ये बीआरएस के क्षेत्रीय दल है उसकी कीमत पे बीजेपी की बढ़ोतरी हो रही है। तमिलनाडु में बहुत ही सरप्राइजिंग है जो डीप साउथ में इनका पेनिट्रेशन है, जिसकी आइडियोलॉजी द्रविडियन आइडियोलॉजी बीजेपी के हिंदुत्व से बिल्कुल ही अलग रही है। वहां पे सेंधमारी करना एक बड़ी बात होगी। वो केवल बीजेपी का सांगठनिक या चुनावी जीत नहीं, वो एक वैचारिक जीत भी होगी। उसी तरीके से केरला में भी देखें, वहां संघ मजबूत है लेकिन बीजेपी जीत नहीं पाती है, तो वो एक अच्छी शुरुआत होगी। लेकिन दक्षिण के अलावे आप देखें, सबसे जो आश्चर्यचकित ये परिणाम है बीजेपी के परिप्रेक्ष्य से, वो पूर्व के राज्यों में भी है। अभी तक बंगाल का आंकड़ा नहीं दिखा है, लेकिन मुझे उम्मीद है कि वहां पे बीजेपी को बढ़त 2019 में ऑलरेडी 18 है, उससे मिलेगी। ओडिशा में आप देखिए 21 सीट में आपके सर्वे में ऑलरेडी 13 सीट दिखा रहा है। तो कहने का मतलब है कि वहां पे ये 2/3 बहुमत की तरफ 13-14 भी हो सकता है, और कुछ और अगर क्षेत्रीय दल वहां बीजेडी के साथ बन जाए। असम में आप देखें कि 8 सीट से 12 सीट की, जो कि बिल्कुल है, हेमंत बिश्वा शर्मा है वहां पे, और वहां पे बीजेपी और मजबूत होगी। तो दक्षिण और पूरब और पूर्वोत्तर के राज्यों में बीजेपी का विस्तार हो रहा है। तो कहने का मतलब है कि हिंदी पट्टी में, पश्चिम के प्रदेशों में, महाराष्ट्र हो, गुजरात हो, या बाकी जो पहाड़ी क्षेत्र हैं, उत्तराखंड हो, हिमाचल हो, यहाँ, या मध्य भारत के सेंट्रल इंडिया में हो, छत्तीसगढ़ हो, मध्य प्रदेश हो, इन सब जगह बीजेपी ऑलरेडी सैचुरेट कर चुकी है और वहां पे इन्होंने अपना डोमिनेंस बरकरार रखा है। जहां इन्हें और स्कोप मिल रहा है वो साउथ और पूरब और पूर्वोत्तर के राज्य हैं, वहां पे ये फैल रहे हैं। तो ये दिखाता है कि बीजेपी का इस बार अखिल भारतीय स्तर पे हर जगह से जो है सीटों में बढ़ोतरी हो रही है। और ऐसी स्थिति में 2019 का जो आंकड़ा है, बीजेपी अकेले की 303 और एनडीए 312, वो बढ़ के बीजेपी अकेले की 300, 325 के करीब पहुंच जाए और एनडीए के साथ 350 तक पहुंच जाए, तो उसमें कोई आश्चर्य नहीं होना चाहिए। बहुत आसान सा लग रहा है ये आंकड़ा। जी, वही तो जहां पर शक था कि बीजेपी शायद थोड़ा ग्राउंड लूज कर सकती है, वहां हम देख रहे हैं कि बीजेपी को कुछ खास नुकसान हो नहीं रहा है, बल्कि कई जगहों पर तो हम देख रहे हैं कि पहले वाली स्थिति या तो बरकरार है या थोड़ा सा सुधार है। बिहार में कोई नुकसान होता हुआ नहीं दिख रहा है। साउथ में इनरोड्स है, हम देख रहे हैं एनडीए केरल में भी करना, तमिलनाडु में भी, तेलंगाना हमने देख लिया। अब देखना बाकी है आंध्र और महाराष्ट्र। गुजरात की कहानी कमोबेश स्पष्ट है, और पश्चिम बंगाल। तो आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल और झारखंड, ये कुछ नंबर्स हैं जो आज आएंगे, आपसे थोड़ी देर में आएंगे। और 8 से रात 10 बजे तक आप इस पर पूरा विश्लेषण देखेंगे। जब पूरी तस्वीर साफ हो जाएगी तो 518 कुल सीटें हैं जिन पर सर्वे डायरेक्टली किया गया है, और इसके अलावा जो 25 सीटें बचेंगी उनका भी एक अनुमान दिया जाएगा इस प्रोजेक्शन के आधार पर कि ये जो कहानी कह रही है सीटें 518, तो अगर 543 में इसको कन्वर्ट किया जाए तो क्या होगा। तो ये चीज़ आप देख सकते हैं आज 8 बजे रात से लेकर 10 बजे तक। सज्जन जी, ये बताइए कि जो जिस तरीके से तस्वीर उभरती आ रही है, हालांकि अभी 4-5-6 स्टेट्स बाकी हैं जहां से डेटा आएगा, लेकिन फिर भी जो दावा बीजेपी कर रही है, या एक तरीके से मोदी जी ने जो नारा दे दिया था 400 पार, अब की बार 370 सीटें बीजेपी को, क्या ये अब हकीकत के करीब लगती है बात इस सर्वे के मुताबिक? कम से कम देखिए, हकीकत के करीब हो ना हो, हकीकत की ओर जरूर लगती है। जैसे ही आप 350 को क्रॉस करते हैं, फिर आप 370 या 400, ये बातें जो है वो एक मार्जिन का फर्क रह जाता है। लेकिन निश्चित तौर पे आप देखें
कि जहां जहां अभी 3-4 महीने पहले तक जब 5 राज्यों में चुनाव थे, मिजोरम और राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना। अब देखिए उस समय एक डिबेट ये चल रहा था कि बीजेपी को कितना नुकसान होगा। लोग कह रहे थे कि साहब छत्तीसगढ़ में बघेल साहब का पकड़ है, राजस्थान में गहलोत जी की पकड़ है, मध्य प्रदेश में एंटी इनकम्बेंसी है, तेलंगाना में भी कांग्रेस की रिवाइवल है, और मिजोरम को आप काउंट ही नहीं कर रहे थे कि मणिपुर का असर पड़ेगा। इस तरह की तमाम बातें हो रही थी। और एक धारणा में यह भी चल रहा था विमर्श की हो सकता है बीजेपी खींच खांच के सरकार बना ले, उससे ज्यादा नहीं होगा। अब 3 महीने में देखिए अब सूरत क्या बदली है। बीजेपी पूर्ण बहुमत जो 2019 की टैली है उसको क्रॉस कर रही है, 303 से बढ़ के 325 तक जा रही है। इससे वो भी इत्तेफाक रख रहा है जो बीजेपी विरोधी है, बीजेपी का समर्थक नहीं है, वो भी मान रहा है। अब रह जाती है बात कि क्या 400 पार होगा या नहीं। देखिए 400 पार के लिए आपको कुछ राज्य हैं जिस जैसे महाराष्ट्र है जिसमें 48 में 42 सीट्स एनडीए का 2019 में था। अब महाराष्ट्र की स्थिति क्या है, वहां से क्या ग्राउंड सर्वे आ रहा है, वो देखने के बाद पता चलेगा। वहां पे बीजेपी को अपनी डोमिनेंस बरकरार ही नहीं रखनी होगी बल्कि बढ़ानी होगी। दूसरी कि आंध्र में देखो तो आंध्र में बीजेपी का सीधा बहुत पैठ नहीं है, लेकिन पवन कल्याण की जनसेना पार्टी और टीडीपी के साथ इनका अलायंस हो रहा है। क्या ये जो एनडीए के 2 अलाइज हैं, चंद्रबाबू नायडू और पवन कल्याण, ये मिलके वहां पे जो 25 सीटें हैं उसमें से ये लोग काफी ज्यादा स्वीप कर पाएंगे जगन रेड्डी के अगेंस्ट में। तो अगर मान लीजिए उसमें से लगभग ये 18 से 20 सीटें जीत जाते हैं तो एक बहुत बड़ी बात होगी। तो 400 पार हो ना हो, लेकिन 370 का भी प्रधानमंत्री ने एक दिया था, उसकी तरफ मुझे लग रहा है वो संभावना बन सकती है। अभी जो स्थिति है, ऐसा कोई राज्य, बिहार पहले एक रेड जोन माना जा रहा था, नीतीश और लालू जी साथ में थे, वो मैनेज है। बंगाल में माना जा रहा था कि स्थानीय पार्टी टीएमसी काफी एग्रेसिव है तो बीजेपी को शायद 19 वाली बात, वहां पे अभी आप जाएं तो लोग कह रहे हैं 18 की जगह 25 सीट भी हो सकती है, वहां से हो सकता है। तो ऐसी स्थिति में आप मान के चले कि 350 पार तो निश्चित तौर पे होगी। 400 होगी नहीं होगी ये अंतिम चुनाव के हफ्ते में ही पता चलेगा, लेकिन मान के चलिए आप 350 को जब छूते हैं, और ये रिकॉर्ड 1984 का तब था जब इंदिरा गांधी जैसी लोकप्रिय प्रधानमंत्री की हत्या हुई थी, वो सहानुभूति लहर थी। इस बार ऐसा कोई एडिशनल फैक्टर नहीं है। जो भी है सरकार का कामकाज है, जो प्रधानमंत्री है उनकी लोकप्रियता है, और बीजेपी का जो सांगठनिक अपनी एक ताकत है उसके बल पे हो रहा है। तो ये 350 पार करना भी मान के चलिए 1984 के 400 के आंकड़ों से काफी बड़ा आंकड़ा है, क्योंकि वो 400 का आंकड़ा एक सहानुभूति लहर में था, सिंपैथी वेव में जीता गया था। तो मुझे 350 का आंकड़ा तो बिल्कुल स्पष्ट दिख रहा है। 400 वाली बात जो है चुनाव जब होगा तो अंतिम हफ्ते में ही पता चल पाएगी। जी, तो जो सर्वे कह रहा है और जो हमारे विश्लेषक कह रहे हैं उसके मुताबिक जो बीजेपी का लास्ट परफॉर्मेंस रहा है उससे बेहतर रिजल्ट आएंगे, और ना सिर्फ बेहतर बल्कि काफ़ी बेहतर रिजल्ट आएंगे। और जो 400 का अगर आप टारगेट देते हैं, 350 भी क्रॉस करते हैं तो इसको काफ़ी रियलिस्टिक माना जाएगा। लेकिन सज्जन कुमार जी ये बताइए कि 10 साल से मोदी जी शासन में हैं और इसके बाद कोई एंटी इनकम्बेंसी जैसी चीज़ नहीं दिख रही है, बल्कि ऐसा लग रहा है कि प्रो इनकम्बेंसी है। क्या ये प्रो इनकम्बेंसी है या विकल्पहीनता की स्थिति है? क्योंकि आमतौर पर ऐसा होता नहीं है, भारत में भी नहीं हुआ है पहले कभी, मतलब नेहरू के बाद तो कभी भी नहीं हुआ। तो ये क्या चीज़ है, नई चीज़ है भारत में? क्या ये शासन वाकई इतना अद्भुत है कि जिसको जनता छोड़ना ही नहीं चाहती है, या क्या बात है? इसको किस तरीके से देखते हैं आप? देखिए ये विकल्पहीनता वाली बात नहीं है, ये निश्चित तौर पे प्रो इनकम्बेंसी है। क्योंकि विकल्पहीनता अगर होती तो दिल्ली में स्थानीय चुनाव में तो बीजेपी हारती है। झारखंड में हारी, दिल्ली में हारी, बंगाल में हारी, कर्नाटका में बीजेपी को हार का। तो विकल्प तो है। जनता को जब लगता है कि बीजेपी का विकल्प चाहिए तो स्थानीय विधानसभा चुनावों में दिख रहा है। लोकसभा चुनाव में जहां तक देखें निश्चित तौर पर एक पॉजिटिव प्रो इनकम्बेंसी है। कारण इसका क्या है? देखिए कारण ये है कि आज आप देखिए समाज का कौन वर्ग जो है उसकी मेन स्ट्रीमिंग हुई है, वो आगे आया है बढ़ के। बहुत छोटी सी बात आप देख लीजिए, अभी भारत की राष्ट्रपति जो है आदिवासी समाज से आती हैं। इससे पहले भारत के राष्ट्रपति जो है वो इससे दलित समाज से आते थे। भारत के प्रधानमंत्री खुद ओबीसी वर्ग से आते हैं, पिछड़े वर्ग से आते हैं। राष्ट्रपति जो अभी उपराष्ट्रपति हैं वो ओबीसी वर्ग से आते हैं।
तो आप देखिए कितनी बड़ी एक इसको सामाजिक क्रांति के तौर पे देखिए कि भारतीय गणराज्य के 3 जो शीर्ष पद हैं, उस पे दलित या आदिवासी समाज, पिछड़े समाज, इसके लोग बैठे हुए हैं। दूसरी बात आप देखिए, जो आप बात करते हैं कि बीजेपी केवल हिंदुत्व और राम मंदिर की बात करें, निश्चित तौर पे हिंदुत्व और राम मंदिर और बाकी सांस्कृतिक जो मुद्दे हैं उसको बीजेपी इंप्लीमेंट कर रही है। लेकिन इसके अलावे आप देखें कि भारत आज विश्व में जो वेलफेयर स्कीम्स है उसके मामले में अगर नंबर ऑफ वेलफेयर स्कीम्स को देख ले तो विश्व में सबसे ज्यादा 250 से लेके 300 के बीच में, और वो टारगेटेड वेलफेयर स्कीम्स है। वो हर घर को अगर आप एक यूनिट बनाएं और गरीब बीपीएल फैमिलीज को ले और एक महिला को यूनिट बनाए, तो चाहे घर की रसोई हो, घर में लाइट का मामला हो, घर का मामला हो, शौचालय का मामला हो, कानून व्यवस्था का मामला हो, बच्चों की शिक्षा का मामला हो, इस तरीके से देखें। और बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर यूपी जैसे राज्य में देखें कि जहां पे 14 के करीब एयरपोर्ट्स की स्थिति हो रही है और बड़े औद्योगिक निवेश हो रहे हैं। उसी तरीके से आप देखिए नॉर्थ ईस्ट में जाके आप देखिए आज क्या वहां पे इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट हो रहा है। जो टी ट्राइब्स हुआ करते थे, जो आज से 100 सवा सौ साल पहले अंग्रेजों द्वारा झारखंड से, छत्तीसगढ़ से, बिहार से लाके बसा दिए गए जबरदस्ती असम में, दार्जिलिंग में, उनके बीच में जाके आप देखिए कि जो संथाल और मुंडा समाज में आता है आज कितना उनका सशक्तिकरण हो रहा है। और इस तरीके से आप देखिए कि बाकी भी तमाम जो योजना है, चाहे वो विश्वकर्मा योजना हो जो काश्तकार समाज के लिए है, या किसानों के लिए जो हर बार वो दे रहे हैं। और उस स्थिति में जिस तरीके से और भी युवाओं के साथ जो प्रधानमंत्री का आत्मसात है, तो समाज का कोई भी वर्ग, चाहे वो जाति के आधार पे हो, क्षेत्र के आधार पे हो, या वो अपने कामकाज के आधार पे हो, वो अछूता नहीं रह गया है। ऑक्यूपेशनल आइडेंटिटी हो, सोशियोलॉजिकल आइडेंटिटी हो, जेंडर्ड आइडेंटिटी हो, हर तरीके से उनको पॉलिसी के थ्रू आउटरीच किया जा रहा है। और प्रधानमंत्री की निश्चित अपनी एक करिश्मा है। और उसके तुलना में अब जब आप देखें तो विपक्ष की जो सारी की सारी रणनीति है या जो उनके वादे हैं, वादे तो वो अच्छा वो भी कर रहे हैं, राहुल गांधी जी भी कोई खराब बातें नहीं कर रहे हैं, वो भी कह रहे हैं कि हम ये देंगे। लेकिन सवाल है कि प्रधानमंत्री और शीर्ष नेतृत्व बीजेपी का उसका इतना आत्मसात है, इतनी लोकप्रियता है कि जो दूसरी पार्टी के जो नेता है उनकी बातों पे जनता को बहुत ज्यादा विश्वास नहीं हो रहा है। तो ये एक विकल्पहीनता की स्थिति कम और पॉजिटिव इनकम्बेंसी, प्रो इनकम्बेंसी की स्थिति ज्यादा है। और उसके कारण से निश्चित तौर पे मान के चलिए कि ये एक पॉजिटिव मैंडेट होगा, किसी के खिलाफ नहीं होगा। 10 साल के बाद भी जब भारत में आप एक मान के चलिए कि हमारे यहाँ एंटी इनकम्बेंसी केवल पार्टी के खिलाफ नहीं होती है, वो सोशियोलॉजिकल भी होती है। आज सत्ता से इतने साल बाद अखिलेश यादव बाहर हैं, वहां पे लालू जी और तेजस्वी जी बाहर हैं, लेकिन फिर भी आप देखिए बिहार और उत्तर प्रदेश में उनके विरोध में एंटी इनकम्बेंसी है। कारण क्या है? कारण यह है कि सरकार जब केवल रेटरिक और पॉलिमिक्स में बात करती है, सामाजिक न्याय की बात करती है, लेकिन पारिवारिक न्याय केवल होता है। और यहाँ पे एक पार्टी है जो कि सबको साथ में लेके चल रही है और इसका आर्थिक और वेलफेयर स्कीम के तौर पे उदाहरण भी दिख रहा है। ऐसी स्थिति में आप मान के चलिए कि ये समाज में हर किसी का, और खासकर कमजोर वर्ग का, महिला हो, दलित हो, आदिवासी हो, पिछड़े हो, उनका एक विश्वास है। और ये सरकार के, जैसा मैंने कहा कि आप राष्ट्रपति देख लें, उपराष्ट्रपति देख लें, प्रधानमंत्री देख लें, ये सब पिछड़े, आदिवासी और दलित समाज से हैं। ये संयोग जो है बहुत बड़ी सामाजिक क्रांति को दिखाता है और निश्चित तौर पे इससे सरकार को उस समाज का, बहुसंख्यक समाज का मिलेगा समर्थन। और ये पॉजिटिव इनकम्बेंसी है, प्रो इनकम्बेंसी है, कोई विकल्पहीनता की बात नहीं। जी, तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया सज्जन कुमार जी हमसे जुड़ने के लिए और अपने अनमोल विचार रखने के लिए। तो 518 में से 313 सीटों का सर्वे हमने पब्लिश कर दिया, आपके सामने रख दिया है। और इसके अलावा जो बाकी के राज्य हैं उनकी सीटें आएंगी। 518 हम कंप्लीट करेंगे सर्वे से और बाकी 25 उसमें जोड़ेंगे सर्वे के हिसाब से जो अनुमान बैठेगा, और उसको फिर एक्स्ट्रापोलेट करके 543 के आंकड़े आपको आज दिखेंगे। शाम तक 8 बजे से 10 बजे के बीच आप फाइनल आंकड़े देख पाएंगे और इस पर बड़ा विश्लेषण भी देख पाएंगे। एक बड़े पैनल के साथ नीरज वाजपेयी होंगे आपके साथ। तो ये रहा आपके सामने पोल जो न्यूज़ 18 का है, और इसी के साथ हम आपको यहाँ विदा ले रहे हैं। लेकिन एक बार फिर से याद दिला दें कि 8 बजे
शाम को एक बार फिर से आप यहाँ आएंगे बड़े पैनल के साथ और डिस्कस करेंगे इस सर्वे के पूरे आउटकम को, ऑल इंडिया पिक्चर को। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।